वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप गाइस इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का यूनिट नंबर 1 जो हमारा चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है जी। तो गाइज इसमें हम पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है और फिर उसको डिटर्मिन कैसे किया जाता है। तो गाइज इलास्टिसिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ना भी बात करें, तो उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी का स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। कोई चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है, कितनी उसको खींचा जा सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो डिमांड जिस चीज़ों पे डिपेंड होती है उनके चेंज होने पे डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती है, कितना चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड divided by the percentage change in one of the variable on which the demand depends. So we may find different measures of elasticity. तो हम इलास्टिसिटी को बहुत सारी चीज़ों पे डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड सिर्फ एक फैक्टर पे पर अफेक्ट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है। वो अपनी प्राइस पे भी डिपेंड होती है, तो इसलिए उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बाद क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ों के से पे डिमांड डिपेंड करती है। ओके, तो हम इन सारी चीज़ों को बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ऊपर आएगा, और अगर इन किसी में से किसी एक फैक्टर से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढ रहे हैं तो वो ये वाले फैक्टर्स वो नीचे आ जाएंगे। So generally when we talk about elasticity of demand, unless and until otherwise mentioned, we talk of the price elasticity of demand. Now we'll discuss various methods to calculate elasticity of demand. Right guys? तो चलिए उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरली जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारे लिए प्राइस इलास्टिसिटी ही होता है, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई ना करके दे कि वो क्रॉस इलास्टिसिटी है या इनकम इलास्टिसिटी है। तो हम जब इलास्टिसिटी की जनरली भी बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ेंगे पहले। So price elasticity of demand expresses the responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in the price given the consumer's income, his taste and prices of all the other goods. Mean it is measured as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price, other things being equal. And the price elasticity of demand tell us the percentage change in quantity for each 1% change in price, that is price elasticity का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। और माइनस के साइन के परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100, और पूरा फिर अपॉन आ जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। और चेंज इन क्वांटिटी को शो करने के लिए क्या होता है, डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू आपको पता है कैसे आता है, Q1 माइनस क्यू, इनिशियल डिमांड और चेंज डिमांड, ठीक है, अपॉन क्यू। और उसी तरह डेल्टा पी कैसे आएगा बेटे, P1 माइनस पी। ओके जी, ये पी है। ओके गाइस, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। राइट गाइस, समझ लग गया आपको। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसको कैसे क्रैक करेंगे। अब इसको हम ऊपर ले आएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का साइन, फिर ये इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में तो माइनस का साइन ही है। ठीक है। सो क्यू इज द इनिशियल क्वांटिटी, पी इज द इनिशियल प्राइस, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा पी इज द चेंज इन प्राइस। राइट गाइज। उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी भी प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का ही एक तरीका है। सो इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। The concept of point elasticity is used for measuring the price elasticity. ठीक है, मैं प्राइस इलास्टिसिटी को ही मेजर करने का एक तरीका है, where the change in the prices is very small.
So price elasticity, as we know, that is a key element in applying marginal analysis to determine optimal prices. Since marginal analysis works by evaluating small changes taken with respect to an initial decision, it is useful to measure elasticity with respect to a small change in price. Okay, and point elasticity makes use of derivatives rather than finite changes in prices and quantity. It may be defined as elasticity of price is equal to minus dp dq, सॉरी यहाँ dq आएगा, dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q, राइट हो। और उसके बाद ये आपका किसी भी एक पॉइंट पे जहां आपको शो करनी है वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट आ जाएगा। सो पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, राइट गाइज। उसके बाद ज्योमेट्रिक मेथड्स, बाय डेफिनेशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद अ चेंज इन द प्राइस, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो ज्योमेट्रिक मेथड भी एक तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी को बताने का। सो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड द इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए लीनियर कर्व वुड बी डिफरेंट व्हेन प्राइस इज हाई प्राइस and quantity is small, the elasticity is high. Given a straight line demand curve, it can be shown as follow. ED is equal to infinity, यहाँ पे अगर आएगा ये लीनियर लाइन है ना बेटे वो डिमांड कर्व की, और अगर ये इस एरिया पे है तो ED इज ग्रेटर देन 1, अगर पॉइंट पे है ED इज 1, और यहाँ पे है इस एरिया में है तो ED इज लेस देन 1 और ED 0 अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो, राइट गाइज, ओके। तो अब हम आगे बात करेंगे आर्क इलास्टिसिटी। ऑफन वी मे बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ओवर some portion of the demand curve rather than at the single point. In other words, the elasticity may be calculated over a range of prices. When price and quantity changes are discrete and large, we have to measure the elasticity over an arc of the demand curve. ठीक है, तो हम उस पर आर्क बना के इस तरीके से शो करेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये आर्क इलास्टिसिटी शो करता है। So the arc elasticity can be found out by using the formula. We drop the minus sign and use the only absolute values. Right guys? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका total outlay method of calculating price elasticity. So the price elasticity of demand of a commodity and the total expenditure or outlay made on it are significantly related to each other. As the total expenditure made on a commodity is the total revenue received by the seller, we can say that the price elasticity and total revenue received are closely related to each other. By analyzing the change in the total expenditure in the response to change in the price of the commodity, ठीक है, we can now know the price elasticity or demand for it. ठीक है, हम टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे जैसे P और Q ये हो गया। अगर पहले प्राइस 2 है और क्वांटिटी 2 खरीद रहा है तो 4 रुपये आ गया, और उसके बाद अगर प्राइस अगर आपका 3 हो गया तो क्वांटिटी उसकी क्या आई, क्वांटिटी मान लो उसने कम कर दी 1 तो ये 3 रुपया हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे कि उसका टोटल खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कि अगर उसका खर्चा कांस्टेंट रह रहा है तो फिर इसका डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके बेटे, समझ लग रही है आपको? ओके, उसके बाद वो कौन से फैक्टर हैं या कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल then price elasticity of demand is more and vice versa। साथ में तो हम ये लिख ही देंगे vice versa, इसका उल्टा हो जाएगा ना फिर। if substitute are not available तब डिमांड inelastic है। ओके,
और दूसरा कौन सा है, पोजीशन ऑफ द कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। इफ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द कमोडिटी, जनरली द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। राइट गाइस। और तीसरा, नेचर ऑफ द नीड दैट ए कमोडिटी सेटिस्फाई। तो नेचर के हिसाब से तीन तरीके से मैंने गुड्स को बांट दिया है, एक नेसेसिटी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। तो नेसेसिटी के केस में क्या है वो इन इलास्टिक, और कंफर्ट के केस में क्या है वो इलास्टिक, और लग्जरी के केस में, कंफर्ट के केस में लेस इलास्टिक होती है और लग्जरी के केस में इलास्टिक है। हम चेंज कर सकते हैं नेचर को अगर वो हमें महंगा पड़ रहा हो किसी पर्टिकुलर पीरियड में। सो द नंबर ऑफ यूजेस, हम नंबर ऑफ यूजेस ऑफ ए कमोडिटी दैट कैन बी पुट, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, मिल्क के भी दे देते हैं हम। द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इफ इट हैज़ मोर यूजेस। तो मिल्क अगर महंगा हो जाए तो हम उसके यूजेस को कम कर देंगे, ठीक है जी। तो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ग्रेटर प्रभावित होगी। ओके, एंड नाउ टाइम पीरियड के हिसाब से लॉन्गर पीरियड में इलास्टिक होगी और शॉर्टर पीरियड में इन इलास्टिक होगी। और कंज्यूमर की हैबिट, अगर वो हैबिचुअल है तो इन इलास्टिक होगी, अगर नॉन हैबिचुअल है तो इलास्टिक होगी। गाइस ये सारे पॉइंट वैसे ही है जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़े थे। टाइड डिमांड, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड डिमांड्स हैं। तो पेन की डिमांड किसके साथ रिलेटेड होती है, रिफिल के साथ। अगर पेन की डिमांड प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड क्या होगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी प्राइस इलास्टिसिटी पे इसका भी इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद प्राइस रेंज, सो गुड्स विच आर इन अ हाई रेंज और इन ए वेरी लो प्राइस रेंज, ठीक है, हैव इन इलास्टिक डिमांड, बट दोज इन द मिडल हैव इलास्टिक डिमांड। ओके बेटा। और उसके बाद माइनर कंप्लीमेंट्री आइटम्स, सो द डिमांड फॉर चीप कंप्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज्ड टुगेदर विद a costlier product will be tend to have an inelastic demand, right guys। तो गाइज ये वो सारे फैक्टर हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं। तो अब मैं आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देता हूं। तो ये है हमारा, मैंने डायग्राम्स बनाई हुई है। पहला है ईडी इज जीरो, मतलब एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ ईडी क्या है, जीरो। और ईडी वन कब आता है, जब आपका परसेंटेज चेंज, अब क्वांटिटी का अगर परसेंटेज चेंज प्राइस पे करके 1 आ जाए तो इसका मतलब वो यूनिटरी है, ठीक है। तो मतलब जितना चेंज प्राइस में आया है उतना चेंज ही डिमांड में आएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी कब होती है, कि आपको सेम प्राइस पे भी या वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन द प्राइसेस में आपको जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। तो इस केस में इधर P है और नेचुरली इधर Q है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए इज लेस देन 1, जब प्राइस का चेंज ज़्यादा आ रहा है, प्राइस ज़्यादा कम हो रहा है और डिमांड पे इफेक्ट थोड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 है। और उस केस में यहाँ पे प्राइस का चेंज थोड़ा है पर डिमांड का चेंज ज़्यादा है, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये सारी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक अ रिविजन वंस फॉर ऑल, ठीक है। आपको, आपके लिए कोई भी चीज़ ये नई नहीं है सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो इस डायग्राम्स को एक बार दोबारा बना के देखिए, आपको रिकॉल हो जाएगा सारा, ठीक है गाइज। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कराऊंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ विशिंग यू गुड लक। ओके जी, डन।